कि ये देखो बी 6 से बड़ा है, तो देखो इसमें पेयर में ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, इसमें बी 6 से बड़ा ही नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अगर मान लो मैं इसके आगे वाली चीज़ ना लिखूँ तो ये 6 पे ख़त्म, ये 6 से शुरू, तो मैं देखूंगा ए बी बी सी है तो ए सी क्या बन रहा था 4 4, वो तो मौजूद था भाई, यानी कि अभी भी ये ट्रांजिटिव हो जा रहा है। मुझे तो ट्रांजिटिव नहीं करना था, तो मुझे और आगे बढ़ना पड़ेगा। जितनी साइड इसके पास है उतनी साइड इसके पास है, तो हम इसका उल्टा ही बोल सकते हैं कि जितनी साइड P2 के पास है उतनी साइड P1 के पास होंगे। हेलो, क्या हाल चाल। तो देखिए यार, आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम क्लास 12th एक्सरसाइज 1.1 की, ठीक है, मैं 1 के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं इनको भी कंप्लीट कर लेंगे। देखो पिछले जो लेक्चर थे उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 से 16 तक रहते हैं। अब क्योंकि ये सारे क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं तो इसलिए मैं इनको अलग अलग पार्ट्स में करा रहा हूँ। बट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 से 16 तक ये जो क्वेश्चन रहते थे ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही साथ लेक्चर की जो PDF है वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे, वहाँ पे जाना है, सर्च करना है @AK Study Plus, ठीक है। और इस एक्सरसाइज के जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट थे, बेसिक्स था जो इसका, वो मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अलग से नहीं बताऊँगा, लेकिन हाँ जब भी हम क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे मुझे लगेगा कि ज़रूरत है जिन चीज़ों को बताने की, वो मैं साथ साथ बताता चलूँगा। बट अच्छा रहेगा कि आप इसका जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था वो देख लेना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये आसान से क्वेश्चन है, जो टफ पार्ट था वो समझ लो पिछले लेक्चर में हो चुका है। अभी जो क्वेश्चन बचते हैं वो सारे इजी हैं, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये अलग अलग पार्ट में पूछा गया है। हमसे बोला गया कि भैया एक एक एग्जाम्पल दे दो ऐसी रिलेशन का। जैसे पहला पार्ट क्या है, बोल रहे गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। मतलब मुझे यहाँ पर एक ऐसी रिलेशन का एग्जाम्पल देना है जो सिमेट्रिक तो हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो और ना ही वो ट्रांजिटिव हो, ठीक है। तो इस तरह का एग्जाम्पल, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। आप कोई सा एक एग्जाम्पल दे सकते हो जो भी आपको ठीक लगे। तो मान लो कि यहाँ पे, ठीक है ना, मान लो कि यहाँ पे एक सेट है, सेट ए है ना, आप कुछ भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई देखो जो ए है ना, मान लो उसके पास ये 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, ठीक। और जो अपनी रिलेशन है वो A टू A डिफाइंड है, ठीक है। रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, A टू A, ठीक है। रिलेशन सेट A में डिफाइंड है, मतलब A टू A डिफाइंड है, ठीक है। अब देखो, अब मैं रिलेशन को कुछ इस तरह से लिखूंगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती होगी, है ना। तो देखो यार, रिलेशन सिमेट्रिक होनी चाहिए। अब सिमेट्रिक कब होती रिलेशन, मैंने आपको बताया था कि जो भी यहाँ पर है ना रिलेशन में आ रहा है उसका उल्टा भी एग्जिस्ट करे। कहने का मतलब है कि सिमेट्रिक में हमने पढ़ा था कि ए बी जितने भी ऐसे पेयर एग्जिस्ट करेंगे रिलेशन में, है ना, तो ये इम्प्लाई करना चाहिए कि इसका उल्टा यानी कि बी ए भी एग्जिस्ट करता है ना, इसका उल्टा यानी कि बी ए भी एग्जिस्ट करता है। मतलब क्या है कि आपको, है ना, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स लिख देना है। यहाँ पे ए बी है तो बी ए होना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ध्यान से देखो, है ना, क्योंकि सिमेट्रिक होना चाहिए तो मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2। तो अगर रिलेशन के पास 1 2 है तो इसका उल्टा यानी कि 2 1 भी होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने 1 2 2 1 लिखा, है ना, इतने पे ही, ठीक है, अगर मैं इतने पे भी छोड़ दूंगे, आगे कुछ ना लिखूं, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक होगी, है ना। ये सिमेट्रिक होगी क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए, जितने भी पेयर हैं उनका उल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए, या उनकी मिरर इमेज कह सकते हो आप, एग्जिस्ट करना चाहिए। तो 1 2 है तो 2 1 है, या फिर यूं कह लो अगर 2 1 है तो इसका उल्टा 1 2 बैठा हुआ है। तो यहाँ तक ये सिमेट्रिक तो हो गई। बट इस क्वेश्चन में आगे भी कुछ बोला हुआ है ना। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव नहीं होनी चाहिए और ट्रांजिटिव भी नहीं होनी चाहिए। तो भाई रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताया था, रिफ्लेक्सिव के लिए बताया था कि जितने भी एलिमेंट इस सेट ए के पास हैं, जितने भी एलिमेंट इस सेट ए के पास हैं, इन सभी का डबलेट होना चाहिए था। मतलब 1 है अगर वहाँ पे, तो यहाँ पे 1 1 होना चाहिए, यहाँ पे 2 है तो 2 2 भी होना चाहिए, यहाँ 3 है तो 3 3 भी होना चाहिए, है ना। लेकिन वो तब होना चाहिए जब रिफ्लेक्सिव प्रूव करना हो। हमें क्या दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप ये सब नहीं लिखोगे, या कम से कम कोई एक नहीं लिखोगे। मतलब यहाँ पे अगर 2 2 भी लिख दो, 3 3 भी लिख दो, लेकिन 1 1 ना लिखो, तब भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगी, क्योंकि होने के लिए तीनों का होना चाहिए डबलेट, 1 1 भी, 2 2 भी, 3 3 भी। तो या तो आप, ठीक है, तीनों ही मत लिखो, या कम से कम कोई एक मत लिखो इनमें से, ठीक है। तो मैं तीनों ही नहीं लिख रहा, क्योंकि मुझे तो बस ये दिखाना है रिफ्लेक्सिव ना हो। और ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या देखा था, ट्रांजिटिव के लिए हमने देखा था, याद करो, कि अगर रिलेशन के पास ए बी है, ठीक है ना, ए बी अगर रिलेशन के पास है एंड देखो ये बी पे खत्म हुआ तो अगला बी से ही शुरू करोगे, याद रखना। यानी कि अगला बी से हो, आगे कुछ भी हो, मान लो सी है, ठीक है, ये रिलेशन में है। तो अगर ए बी बी सी रिलेशन में हो तो ये इंप्लाई करना चाहिए कि ए सी भी रिलेशन में है, ए सी भी रिलेशन में है।
ठीक है। तो यहाँ पे खास बात क्या होती है कि देखो ये बी कॉमन होता है, मतलब अगर ये बी पे खत्म तो ये बी से शुरू, इससे पहले वाला हम ए मान लेते हैं, इधर वाले को सी मान लेते हैं, यानी कि ए सी रिलेशन में होना चाहिए। वो चीज़ अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे अगर आप इसको ए बोलोगे तो ये बी का काम कर रहा है। अब अगर आप देखोगे कि भाई ए बी है तो बी से शुरू होना चाहिए, जैसे टू पे खत्म हुआ तो टू से ही शुरू हो रहा है, अगर मैं टू को बी कह रहा हूँ तो यहाँ पर भी टू है, मतलब ये बी हुआ, और इसको आप सी मान सकते हो एक तरह से। तो देखो यहाँ पर बी है तो यहाँ भी बी है, ठीक है, ए और सी की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको ए बी और इसको बी सी लेके चल रहा हूँ तो ए सी क्या हो जा रहा है, ए सी हो जा रहा है 1 1, ठीक है। तो अगर 1 1 यहाँ पे होता, अगर 1 1 यहाँ पे होता तो ये ट्रांजिटिव बन जाती। मैं जानबूझ के यहाँ पे 1 1 लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि 1 1 लिखते ही दिक्कत हो जाएगी भाई, है ना, क्योंकि इन्होंने बोला है ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, और 1 1 लिखते ही ट्रांजिटिव हो जाएगा। मतलब अगर इस रिलेशन में मैं और कुछ नहीं लिखता हूँ, इस रिलेशन में अगर मैं और कुछ नहीं लिखता हूँ तो ये तीनों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है। ये रिलेशन सिमेट्रिक है क्योंकि जो भी है उसका उल्टा मौजूद है, रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 1 नहीं दिख रहा आपको, 2 है तो 2 2 भी कहीं नहीं दिख रहा, 3 है तो 3 3 भी नहीं दिख रहा। मतलब अगर इनके डबलेट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, होते तो होता, ठीक है। और ट्रांजिटिव के लिए तो मैंने आपको अभी समझाया, मतलब इतना लिख देना काफ़ी है, ठीक है, इतना लिख देना काफ़ी है पहले पार्ट में जो भी बोला गया उसको करने के लिए, ठीक है। अगर आप चाहो तो इस चीज़ को एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि ये क्यों सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं है, बट अगर आप इस चीज़ को ना करो मान लो तब भी टीचर आपके मार्क्स नहीं काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है भैया एग्जाम्पल दे दो बस, तो हमने एग्जाम्पल दे दिया, हम एक्सप्लेन ना भी करें तब भी ठीक है हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। बट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे आपको समझाना है, ठीक है। तो उसको मैं अलग कलर से कर रहा हूँ, ठीक है, मान लो इस ग्रीन कलर से, क्योंकि जो व्हाइट वाला पोर्शन है उतना लिखना जरूरी है, बाकी जो ग्रीन वाला है अगर आप नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं समझा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा देखो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी ए, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, यानी कि जितने भी ए बी हैं ये इंप्लाई हो रहा है कि इसका उल्टा बी ए भी मौजूद है रिलेशन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही पेयर 1 2 है तो उसका उल्टा 2 1 हो जाएगा, है ना। या फिर आप यूँ मान लो कि अगर 2 1 को देखोगे तो उसका उल्टा 1 2 हो जाएगा। मतलब जितने भी पेयर आपको मिलेंगे उनका उल्टा भी यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि जो रिलेशन है, रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है, जो हमसे बोला गया था रिलेशन इज सिमेट्रिक, ठीक है, रिलेशन इज सिमेट्रिक, ठीक। अब देखो अगर मैं आपको दूसरा पोर्शन समझाऊं कि ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, तो जो मैंने अभी आपको बोला मैं लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या बोला, ए के पास जितने भी लोग हैं सभी का डबलेट होना चाहिए था, किसी एक का भी डबलेट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो आप बस एक एग्जांपल देख लो कोई, ठीक है ना। 1 है सेट ए के पास, है ना, 1 जो है वो सेट ए के अंदर मौजूद है ना, बट इसका डबलेट यानी कि 1 1 है ना, 1 1 इस रिलेशन के अंदर 1 1 नहीं है, रिलेशन के अंदर 1 1 नहीं है, तो जो रिलेशन होगी वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगी, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। इसी तरह से अगर मैं ट्रांजिटिव नहीं है ये दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई ट्रांजिटिव होने के लिए ए बी बी ए था तो ए सी भी होना चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि भाई देखो यहाँ पर 1 2 है जो ए बी का काम कर रहा है, एंड 2 1 है जो बी सी का काम कर रहा है, बट ठीक है। तो फिर से वही, अगर ये ए बी है ये बी सी है तो ए सी क्या हो जाएगा 1 1, बट 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन में, है ना। आपको यहाँ पे 1 1 नहीं दिख रहा होगा कहीं भी, क्योंकि मैंने लिखा ही उस चालाकी से ताकि ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो 1 1 नहीं है तो हम बोल सकते हैं रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। पूरा लिखने जगह नहीं तो मैं टी लिख के छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? पहला एग्जाम्पल था ये, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास टाइम है तो ये वाला पोर्शन जो एक्सप्लेन किया है मैंने इसको आप लिखोगे, नहीं टाइम है तो आप सिर्फ एग्जाम्पल लिख के छोड़ दोगे, ठीक है ना, और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो ये पहला हिस्सा हो गया आपका। अब इसके बाद देखो जो सेकंड पार्ट है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एक ऐसी रिलेशन का एग्जाम्पल देना है जो ट्रांजिटिव तो है बट ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है। तो इसको हम कैसे करेंगे यहाँ पे देखते हैं अगले पेज पे, ठीक है। मतलब ट्रांजिटिव होनी चाहिए लेकिन ना ही वो रिफ्लेक्सिव हो और ना ही सिमेट्रिक हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो देखना जरा, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 10 का पार्ट 2 कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। मान लेते हैं फिर से यहाँ पे एक सेट है ए और जो इसके पास एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3, ठीक है। और जो रिलेशन है अपनी
ठीक है, वो डिफाइंड है फ्रॉम सेट ए टू, यानी इन सेट ए डिफाइंड है, यानी कि ए से ए में डिफाइंड है। ठीक है, अब देखो यार, अब जो रिलेशन है ना, जैसे जैसा बोला गया है हम एग्जाम्पल उसी के अकॉर्डिंग देंगे, मतलब ठीक है। तो अब देखो, अब हम क्या बोलेंगे भाई, चलो रिलेशन में मैंने लिखा 1,2 अगर ये आ रहा है, अब क्योंकि मुझे सबसे पहले ध्यान क्या देना है, ट्रांजिटिव होना चाहिए, तो ए बी है तो यहाँ बी सी होना चाहिए, यानी कि 2 3 लिख दो, है ना। ए बी बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, है ना, यानी कि 1 3 भी लिख दो। ठीक है, इतने पे रुक के देखो एक बार कि क्या ये ट्रांजिटिव है ना, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है या है, वो बाद में सोचेंगे। पहले यहाँ तो देखो क्या है, ट्रांजिटिव है ना। तो अगर ये ए बी है तो ये बी सी है, यानी कि बी दिख रहा है दोनों में, डी यहाँ पर बी यहाँ पर, तो ए सी क्या होगा 1 3, तो 1 3 तो यहाँ पे है। ठीक है, इस तरह से ये 3 पे खत्म हो रहा है तो कोई और 3 से शुरू नहीं हो रहा, ये 3 पे खत्म हो रहा है तो नहीं हो रहा, 2 पे खत्म 2 से शुरू। ठीक है ना। तो मतलब यहाँ तक आप देखोगे तो ये ट्रांजिटिव तो हो गई है। अब सिमेट्रिक नहीं है, साफ साफ दिख रहा होगा 2 3 है, लेकिन 3 2 नहीं है, और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है क्योंकि देखो 1 है तो 1 1 नहीं है। ठीक है, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर भी छोड़ दूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि देखो भाई, ये है ना, एक चाहो तो मैं लिख के भी दिखा देता हूँ, हालांकि अगर आप इतना ही करोगे, फिर से बोल रहा हूँ, आगे नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट फिर भी है ना, एक एक पार्ट कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, हम बोलेंगे देखो भाई, यहाँ पर 1 जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है, बट 1,1 यानी 1 का डबलेट जो है वो रिलेशन के पास नहीं है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं, देखो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पर है ना 2 3 जो है वो रिलेशन में है, बट है ना, कोई एक एग्जांपल दे दो यार नहीं प्रूफ करने के लिए, बट इसका उल्टा 3 2, बस इसका उल्टा, बट इसका उल्टा 3 2 रिलेशन में नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं है भाई। ठीक है, और इसके अलावा ट्रांजिटिविटी की अगर हम बात करें तो भैया आप जो भी ढूंढ पा रहे हो ए बी बी सी, तो ए सी मौजूद है ना। अगर आपने इसको ए माना, इसको बी माना, तो 2 को बी माना तो बी हो गया बी सी, है ना, तो ए सी क्या हो गया 1 3। ठीक है, इसी तरह से क्या आप कुछ और ऐसा ढूंढ पा रहे हो, जैसे 2 पे खत्म 2 से शुरू, तो ये 3 पे खत्म, कोई 3 से शुरू नहीं हो रहा, ये भी 3 पे खत्म, कोई 3 से शुरू नहीं हो रहा, मतलब है ना, और हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई देखो, जितने भी पेयर अपने पास हैं ना, आप ऐसे लिख दो सीधा सीधा, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये इम्प्लाई हो जा रहा है आराम से कि भाई ए सी भी है रिलेशन के पास। इसका मतलब क्या है, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, रिलेशन ट्रांजिटिव है। अब आपको समझ में आ गया हो कि इस तरह से हमें एग्जांपल देने, यहाँ पे मैंने आपको पहला पार्ट बताया, यहाँ पे दूसरा बताया, इस तरह से जो तीसरा चौथा पांचवा पार्ट हो मैंने पहले से कर रखा है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई तीसरा चौथा पांचवा पार्ट मैंने पहले से कर रखा है, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा, बस आपको एग्जाम्पल देना है ना। आप यहाँ से देख के भी समझ सकते हो, मैं समझा भी देता हूँ, है ना। ठीक है, और बाकी आप पीडीएफ में से बाद में देख लेना, आपको समझ में आ भी जाएगा। देखो तीसरे पार्ट में क्या बोला गया था, रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो लेकिन सिमेट्रिक भी हो, सॉरी रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। तो यहाँ पे यार मैंने ना एक सेट लिया ए, जिसके अंदर 4 6 8 आ रहा है, रिलेशन ए टू ए डिफाइंड है। पहली बात तो देखो हमसे क्या बोला गया, रिलेशन रिफ्लेक्सिव होनी चाहिए। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या किया, अगर यहाँ 4 है तो इसका डबलेट 4 4 होना चाहिए, 6 है तो इसका डबलेट 6 6 होना चाहिए, 8 है तो इसका डबलेट 8 8 होना चाहिए, है ना। इतना होते ही रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो हो गई। मतलब मैं बोल सकता हूँ जितने भी एलिमेंट ए के पास हैं, ध्यान से देखना, जितने भी एलिमेंट ए के पास है उनका डबलेट होना चाहिए था। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, उनका डबलेट यहाँ पे मौजूद है रिलेशन में, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गई, है ना। दूसरी बात, सिमेट्रिसिटी के लिए मुझे क्या करना चाहिए कि जो भी ए बी है उसका उल्टा बी ए होना चाहिए। अगर मान लो मैं यहीं पर इस साइड कुछ लिखता ही नहीं, तब भी ये रिलेशन सिमेट्रिक भी थी। क्यों सर, क्योंकि देखो 4 4 का उल्टा यही होता है, 6 6 का उल्टा खुद होता है, 8 8 का उल्टा खुद ही होता है, तो मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक भी थी, यहाँ से भी काम चल जाता। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना ही लिखता तो ये और ये दोनों तो थे, लेकिन फिर वो ट्रांजिटिव ही बन रही थी, जो कि मुझे नहीं करना है, ट्रांजिटिव नहीं दिखाना है। ट्रांजिटिव कैसे बन रही थी, क्योंकि भैया
देखो ये 4 पे खत्म हो रहा है, कोई और 4 से शुरू ही नहीं हो रहा, यानी कि अगर ए बी मिल रहा है तो बी सी नहीं मिल रहा तो आप ए सी चेक ही नहीं कर पाओगे। ऐसे ही देखो यहाँ पे 6 पे खत्म, जो 6 से शुरू ही नहीं हो रहा, ये 8 पे खत्म तो 8 से शुरू ही नहीं हो रहा, यानी कि यहाँ पे ए बी है तो बी सी ही नहीं है। जब ए बी बी सी होगा तब आप ए सी ढूंढते हो, लेकिन अगर ए बी हो और बी सी ही ना हो तब आप ए सी ढूंढे बिना भी उसे ट्रांजिटिव बोल सकते हो, ये मैंने बताया हुआ है। तो मतलब अगर मैं यहाँ तक छोड़ दूंगा ना तो ट्रांजिटिव भी हो जाता, इसलिए मुझे अब आगे बढ़ना पड़ेगा भाई। जब मैं आगे बढ़ूंगा है ना, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा चलो 4-6 लिखते हैं। जैसे ही मैंने 4-6 लिखा है ना, ये आपको धीरे धीरे करने से आएगा हिट एंड ट्रायल मेथड से। अगर आप शुरुआत में नहीं सोच पा रहे हो तो आपको वैसे करना होगा, बाकी आप जैसे जैसे करते हो आपका दिमाग लग जाता है कि भाई किस तरह से करना है। तो 4-6 मैंने लिखा क्योंकि मुझे सिमेट्रिक दिखाना था, तो इसका उल्टा यानी 6-4 भी आएगा, है ना। अब जैसे ही मैंने इतना देखा है ना, तो मैंने कहा कि यार ये 6 पे ख़त्म, ये 6 से शुरू। अगर मान लो मैं इसके आगे वाली चीज़ ना लिखूँ तो ये 6 पे ख़त्म, ये 6 से शुरू, तो मैं देखूंगा ए बी बी सी है तो ए सी क्या बन रहा था 4-4, वो तो मौजूद था भाई, यानी कि अभी भी ये ट्रांजिटिव हो जा रहा है। मुझे तो ट्रांजिटिव नहीं करना था, तो मुझे और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैंने मान लो 6-8 लिखा, कोई भी पेयर लिख दो एक बार, 6-8 लिख दिया मैंने। अब क्योंकि सिमेट्रिक तो दिखाना तो इसका उल्टा भी मजबूरी में लिखना ही पड़ेगा, 8-6 भी लिख दिया भाई मैंने। सिमेट्रिक अभी भी मेंटेन है सिमेट्रिसिटी, लेकिन ट्रांजिटिविटी ब्रेक हो गई। कैसे हो गई सर, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4-6 मौजूद है ना, यहाँ पे 4-6 मौजूद है। तो यहाँ पे कमाल की बात क्या है कि 6 से शुरू है तो हमें 6 से खत्म है, तो 6 से शुरू होने वाला चाहिए, इसको तो हम चेक कर चुके हैं, ये देखो है ना। तो यहाँ पे अगर ये ए बी का काम कर रहा है तो ये बी सी का काम कर रहा है भाई, ए बी बी सी है तो ए सी क्या होना चाहिए 4-8, जो कि नहीं है कहीं। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर 4-6 है, 6-8 है, तो ये ए बी का काम कर रहा है वो बी सी का काम, बट जो ए सी है यानी कि 4-8 वो रिलेशन में नहीं है। अब क्योंकि ये रिलेशन में नहीं आया तो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये हो गया सर, इस तरह से आप दिमाग लगाओगे। कुछ क्लियर होगी बात, क्लियर हो गई क्या बात यहाँ से आपको, ठीक है क्लियर हो गया। इसे रहने दो क्या, ये समझने का काम आएगा आपको है ना, इसे रहने देते हैं, ठीक है। देखो इसी तरह से अगला जो हिस्सा इसमें बोला गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव होनी चाहिए, ट्रांजिटिव होनी चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले से लिख दिया यार एग्जाम्पल, है ना, लिखने वाला टाइम वेस्ट होता नहीं। तो अब यहाँ पर ठीक है एक सेट ए लिया जिसपे ये 2 एलिमेंट आते हैं, रिलेशन ए टू ए डिफाइंड है सर, है ना। अब देखो रिलेशन रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है, तो पहली बात तो ये भाई कि यहाँ पर 1 है तो 1-1 होना चाहिए, 2 है तो 2-2 होना चाहिए। जैसे ही इतना हुआ मतलब मैं कह सकता हूँ जितने भी एलिमेंट ए के पास है उन सभी के लिए ए कोमा ए रिलेशन में है, मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गई। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तो अगर मैं इसको है ना देखूँ कि रिलेशन क्या होनी चाहिए, ट्रांजिटिव भी होनी चाहिए। तो क्या यहाँ से देखो अगर मैं इसको ना लिखूँ, अगर मैं इसको ना लिखूँ तो देखो यार 1-1 और ये 2-2 है, तो ये 1 पे खत्म हुआ तो वो 1 से शुरू ही नहीं हो रहा कोई, यानी ए बी है तो बी सी मिल ही नहीं रहा, उस केस में भी हम ट्रांजिटिव बोल देते हैं। दूसरी बात ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा भाई, अगर मैं यहीं पे छोड़ दूंगा तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा, जबकि हमें सिमेट्रिक नहीं दिखाना है, तो इसलिए मुझे मजबूरी में कुछ और लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ सर, यहाँ पर 2-1 लिखता हूँ। जानबूझ के 2-1 क्यों लिखा है, ध्यान से देखना। 2-1 इसलिए लिखा है क्योंकि ये 2 पे खत्म तो ये 2 से शुरू है, तो अगर ये ए बी का काम करेगा तो वो बी सी का काम करेगा। तो अगर ये ए बी बी सी है तो ए सी क्या बन रहा है, 2-1 ही बन रहा है। ए सी 2-1 तो 2-1 तो पहले से मौजूद है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। और कोई पेयर मिल रहा है क्या, हाँ देखो ये 1 पे खत्म है, ये 1 से शुरू है। अब ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको मैं थोड़ा रफली है ना आपको लिख के दिखाता हूँ। देखो ये जो चीज़ है ना 2-1, ये मैं पहले लिखूँ, अगर भाई ये पहले और ये बाद में तो हो सकता है, और ये 1-1 बाद में लिखूँ तब आपको नजर आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं ये पहले लिख दूँ ये बाद में लिखूँ तो देखो ये 1 पे खत्म, ये 1 से शुरू है, यानी कि ए बी बी सी, तो ए सी क्या बन रहा है 2-1, अगेन ए सी 2-1 बन रहा है जो कि मौजूद है ना। तो मतलब वो सभी पेयर ट्रांजिटिव जो इसको दिखाना है वो है। तो मैं बोल सकता हूँ है ना, अभी इसको छोड़ो, मैं बोल सकता हूँ कि जितने भी ए बी एंड बी सी रिलेशन में ए सी हो रहा है तो मतलब ट्रांजिटिव हो गया। अब सिमेट्रिक क्यों नहीं है सर, यहाँ पे सिमेट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखो 2,1 है, 2, रिलेशन में, लेकिन इसका उल्टा 1,2 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव भी तो मैंने आपको बता दिया था। तो ये हो गया यार एग्जाम्पल। इस तरह से 5वां जो एग्जाम्पल है इसमें मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, आप समझ में आ जाएगा आपको। जो बोला गया था सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो, तो रिफ्लेक्सिव तो ऐसे नहीं है सर कि यहाँ पे 1 है तो देखो 1-1 तो चलो ठीक है, मान लो 1-1 है भी, अगर तो 2 है तो 2-2 तो नहीं है ना भाई, सभी के लिए होना चाहिए। तो 2 के लिए तो 2-2 नहीं है, तो मतलब रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। पहली बात समझ में आ गई है ना। सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि 1-2 है तो उसका उल्टा 2-1 होता है, और 1-1 का उल्टा 1-1 ही होता है, ठीक है। ट्रांजिटिव क्यों है सर, क्यों ए बी है बी सी है तो ए सी क्या बनेगा 1-1, तो वो भी है। और भी आप अगर देख पाओ है ना, जैसे ये 1 पे खत्म तो ये 1 पे शुरू। मेरे कहने का मतलब अगर इसको मैं पहले लिखूँ 1-1 और इसको मैं बाद में लिखूँ 1-2 तो आप समझ पाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। ये बी 1-1 है
तो AC क्या हो जाएगा 1 2, तो 1 2 तो है भाई, ठीक है 1 2 तो है भाई, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया, आप चाहो तो एक्सप्लेन भी कर सकते हो, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं जरा अगले क्वेश्चन की, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में दो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। पूरा शायद आ नहीं रहा है कैमरे में, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, अब आ रहा है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, इस तरह क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन में देखो, है ना, मेनली 2 पार्ट हैं। वो 2 पार्ट कौन से हैं समझा देता हूँ। जो पहला पार्ट है वो देखो यहाँ से शुरू है। इसमें बोला गया सो दैट दी रिलेशन आर इन दी सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय आर इज इक्वल टू, है ना, पी इज रिलेटेड टू क्यू वेयर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। पहला पार्ट यहाँ तक है। इसके बाद जो पूछा गया है ना, यहाँ तक इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, पहला पार्ट यहाँ तक है। मतलब इस रिलेशन को मुझे इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। पहले इतना दिखा लेते हैं, फिर आगे जो पूछा गया उसकी बात करेंगे। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो सेट ए है ना, वो है क्या चीज़, पहले तो आपको ये समझना होगा। यहाँ पर एक सेट है ए। अब ये सेट किस चीज़ का है, ये है वो सभी पॉइंट्स जो किसी प्लेन में होंगे। सेट ए क्या है, सेट ए क्या है, सेट ए इज सेट ऑफ पॉइंट्स। ए क्या है, ए है सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन, ठीक है। किसी भी प्लेन में जितने पॉइंट्स हो सकते हैं, मान लो वो सब कुछ ए के पास है, ठीक है। आप इसको जो बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ इसको ये एक प्लेन समझो, तो इस पे जितने पॉइंट हम बना सकते हैं, मान लो सभी पॉइंट ए के अंदर कंटेन होते हैं, ठीक है, ए के अंदर है मतलब। और जो रिलेशन है वो इसी सेट में डिफाइंड है, यानी कि रिलेशन सेट ए से सेट ए में जा रही है, ठीक। अब देखो रिलेशन जो लिखी हुई है ना इन्होंने, अगर मैं इतना सारा लिखने जाऊंगा भाई बहुत टाइम लग जाएगा ना, इतना लिखने में तो बुढ़ापा आ जाएगा। आपको करना क्या है, बस इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे, ध्यान से देखना। जो रिलेशन है इसमें क्या बोला है, पी और क्यू, कोई पॉइंट पी किसी पॉइंट क्यू से रिलेशन में होगा। कब होगा, जब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन, है ना। अब मैं अगर इतना लंबा लिखने लग जाऊं तो ये मैथ्स कम हिस्ट्री या हिंदी ज़्यादा लगेगा ना, या हिंदी या इंग्लिश, मतलब एक लैंग्वेज की तरह लिख रहा हूँ, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अगर आप मैथ्स के सिंबल का यूज़ करोगे तो जल्दी से आएगा। कैसे हो जाएगा सर, देखो यहाँ पे आपको लिखना है पॉइंट पी रिलेटेड है क्यू से, ठीक है। अब क्या, पी का डिस्टेंस ओरिजिन से, मान लो ओरिजिन ओ है तो पी का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ओपी। मैं आपको यहाँ पे फिगर बना के समझा देता हूँ। ये समझो अपना एक्स एक्सिस है और ये समझो अपना वाई एक्सिस है भाई, ठीक है। तो जो ओरिजिन है यानी मूल बिंदु, उसको मैंने ओ बोल दिया, 0 0, है ना, जहाँ से हम शुरुआत करते हैं। अब क्या कह रहा है कि कोई पॉइंट पी समझो, यहाँ पे समझो कोई पॉइंट पी है यार, तो ये ओ से पी की दूरी हो गई ना, पी का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे समझो कोई पॉइंट क्यू है, कहीं भी ले सकते हो, बस जहाँ भी आप लेना, कंडीशन याद रहे कि ओरिजिन से पी की जो दूरी है, ओरिजिन से क्यू की जो दूरी है वो बराबर हो, है ना। तो ऐसे हम इंग्लिश में लिखने की बजाय हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन से पी की दूरी क्या कहलाएगी, ओपी, ठीक है। और ये जो ओपी है ये सेम होना चाहिए, आप यूँ कह लो बराबर होना चाहिए ओरिजिन से क्यू की दूरी यानी ओ क्यू। ये हो गया शॉर्ट में, है ना। तो यहाँ से जो इतना लंबा आपको बार बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार नहीं लिखना है, कई बार लिखना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो वो आप ऐसे शॉर्ट में निपटा सकते हो। आपको समझ में आ गया, अगर ओरिजिन ओ है तो पी से दूरी ओपी होगी, ओरिजिन ओ है तो क्यू की दूरी ओ क्यू होगी। बट यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा इस चीज़ को कि हमने ओ को ओरिजिन माना है ना। तो यहाँ पे लिख देना लेट ओ बी दी ओरिजिन, ठीक है। ओ क्या है, ओरिजिन है। अब इसको थोड़ा दूर लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो यार, अब शुरुआत करते हैं कि भाई ये इक्विवेलेंस रिलेशन दिखानी है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या है, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव हो। तो रिफ्लेक्सिविटी से शुरुआत करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी मैंने क्या बोला था कि अगर मान लो एलिमेंट ए सेट ए में है तो इसका डबलेट यानी कि 1 1 होना चाहिए। जैसे ए होना चाहिए, जैसे 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पे देखो, उस चीज़ को करने का सिंपल था, एक ट्रिक बताया था मैंने आपसे कि जब भी आपको रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी हो तो जो सेकंड एलिमेंट है इसको फर्स्ट से रिप्लेस कर दो। कहने का मतलब पी है तो पी पी होना चाहिए। तो यानी कि आप क्यू की जगह पी सोच के देखो थोड़ी देर के लिए, आप थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर मैं यहाँ पे क्यू की जगह पी कर दूँ, जब भी आपको कुछ समझ में ना, तो ये ट्रिक है इस चीज़ को करने का
कि अब सेकंड एलिमेंट जो भी लिखा है भैया, अगर यहाँ y लिखा है, यहाँ x लिखा है, तो y की जगह भी x लिख दो। यहाँ p लिखा है, यहाँ q लिखा है, तो q की जगह भी p लिख दो थोड़ी देर के लिए। q की जगह जैसे ही मैं p लिखता हूँ तो मुझे यहाँ नजर आता है OP, यहाँ नजर आता है OP, यानी दोनों जगह तो P ही है ना। ओरिजिन के P से दूरी, ओरिजिन की P से दूरी, सेम चीज लिखी हुई है। जब सेम चीज लिखी हुई तो बराबर ही होगा ना। जैसे मैं अपने बराबर हमेशा रहूंगा, है ना, 5 हमेशा 5 के बराबर होगा, 6 हमेशा 6 के बराबर रहेगा, तो OP भी तो हमेशा OP के बराबर रहेगा। ये तो आप सिंपली सोच सकते हो, कॉमन सेंस है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ तो P हमेशा P से रिलेट कर रहा है ना। बस ये आपको ऐसा लिखना नहीं है, इसकी जगह वो समझाने के लिए था। आप लिखोगे कैसे, यहाँ पे देखो, आप कहोगे फॉर ऑल P, देखो P कहाँ से आता है, यहाँ से, और Q कहाँ से आता है, यहाँ से, ये सब कुछ पहले बता चुका हूँ। आप बोलोगे भाई जितने भी एलिमेंट P हैं कहाँ पर, इस सेट A में, हमेशा ओरिजिन से P की दूरी बराबर ही होगी ओरिजिन से P की दूरी की, क्योंकि मुझे तो डबलेट चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब P हमेशा P से रिलेट कर जाएगा, है ना। फिर से समझ लो, समझ में नहीं आया कि अगर OP OQ बराबर होते तो ओरिजिन से P की दूरी, तो P को पहले लिखा हुआ है, फिर ओरिजिन की Q से दूरी, तो यहाँ पे Q लिखा हुआ है। मुझे चाहिए दोनों जगह सेम डबलेट चाहिए, तो मतलब अगर यहाँ OP है तो यहाँ भी तो P होना चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ P लिख रहे थे, वहाँ Q की जगह फिर से यहाँ पर भी अब P आ जाएगा, वही चीज़ है, ठीक है। दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए थी। तो अभी आपको दिमाग लगाना है वो कैसे आएगी। यहाँ तक आ गया। जैसे ही इतना आया, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भैया देखो रिलेशन जो है ना, रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है। रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब जैसे ही इतना हो गया, अब सिमेट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ बस। सिमेट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं तो सिमेट्रिसिटी के लिए मैंने क्या कहा, उल्टा होना चाहिए। ए बी है तो उसका उल्टा बी ए होना चाहिए। अब अपने सवाल में ए बी नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है, पी क्यू। तो मतलब अगर पी क्यू है तो जितने भी पी क्यू होंगे सबके लिए उसका उल्टा यानी क्यू पी होना चाहिए। और वहाँ पे हम करते कैसे हैं, देखो वहाँ पे हम करते कैसे हैं, हम ये मान लेते हैं कि चलो ठीक है कि भैया पी क्यू जो है ना वो रिलेशन में है। मैंने कहा कि चलो मान लेते हैं अगर पी क्यू रिलेशन में है। अब मुझे कुछ भी तामझाम करके ये प्रूव करना है यहाँ पे कि इसका उल्टा भी था रिलेशन में, यानी क्यूपी भी रिलेशन में है। अब ये आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते भाई, घर की खेती नहीं है कि वो है तो आप ये लिख दोगे है या नहीं है। आपको रीजन के साथ देखना पड़ेगा, लॉजिक्स के साथ, कि अगर वो है तो ये होगा या नहीं होगा। अब वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। उसका तरीका बहुत सिंपल होता है, आप इस डेफिनेशन का इस्तेमाल कर लो। देखो जरा कि भैया अगर ये सवाल में ही तो बताया हुआ है ना कि पी क्यू अगर रिलेशन में होगा तो ये तभी होगा जब ओरिजिन की पी से दूरी बराबर रही होगी ओरिजिन से क्यू की दूरी, है ना। तो यही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, एक मिनट रुको, ये दोबारा आ गया, ठीक है। वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि ओरिजिन से पी की दूरी बराबर रही होगी ओरिजिन से क्यू की दूरी, यानी कि OP बराबर रहा होगा OQ। मुझे चाहिए इसका उल्टा। तो एक बात बताओ कि अगर ये इसके बराबर है तो इसका ये भी तो मतलब है कि वो भी इसके बराबर होगा। मेरे कहने का मतलब अगर OP OQ के बराबर है तो OQ भी OP के बराबर है। बस मैंने ऑर्डर ही तो चेंज कर दिया है, उधर वाला इधर, इधर वाला उधर लिख दिया है ना। अब इसका मतलब क्या कि भैया जो देखो Q है और P है, ये Q P से रिलेटेड है, यानी Q, P रिलेशन में है, ठीक है। PQ अगर रिलेशन में था तो QP भी रिलेशन में है, पक्की बात है। तो जैसे ही इतना हुआ हम बोल सकते हैं रिलेशन इज सिमेट्रिक। रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है भाई, ठीक है, रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। क्लियर होगी बात। अच्छा, ट्रांजिटिविटी की अगर मैं बात करूं, है ना, तो ट्रांजिटिविटी में मैंने आपको क्या सिखाया भाई कि मान लो है ना PQ रिलेशन में है एंड, ठीक है, जैसे वहां पे AB तो BC होना चाहिए था, यानी B से शुरू खत्म तो B से शुरू होना चाहिए था। वैसे ये कहाँ पे, Q पे खत्म हो रहा है, तो अगले वाला Q से ही चालू करना। मान लो PQ एंड QT बोल दो यार, है ना, ये रिलेशन में है। अब मुझे कहीं ना कहीं से देखना पड़ेगा कि भाई देखो ये दोनों तो सेम है, तो इसका क्या P और इसका T, PT लेके आना है कि PT भी रिलेशन में होंगे। अब इसके लिए फिर से मैं डेफिनेशन का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। क्या इस्तेमाल करूंगा, ध्यान से देखना। मैं सीधा सीधा बोलूंगा कि भाई देखो अगर PQ रिलेशन में है तो इसका सीधा सीधा मीनिंग है ओरिजिन से P की दूरी बराबर रही होगी ओरिजिन से Q की दूरी। कैसे पता लग रहा है, क्वेश्चन में ही बोला हुआ है कि अगर इनकी ओरिजिन से दूरियां बराबर हैं तभी ये रिलेटेड होंगे, ठीक है। एंड अगर QT रिलेशन में होगा तो यहां से लॉजिक लगाया जा सकता है
कि भैया ये रिलेशन में तभी रहा होगा जब ओरिजिन से पॉइंट Q की दूरी बराबर रही होगी ओरिजिन से पॉइंट T की दूरी, क्योंकि अगर ये दूरियां बराबर नहीं होती तो वो रिलेशन में होता ही नहीं, और अगर रिलेशन में है तो दूरियां बराबर रही होंगी तभी है। जैसे मुझे इतना समझ में आया, अब देखो आपको बस क्या करना है, अपना मकसद नहीं भूलना। मकसद ये है सर कि किसी तरह से P और T को लेके आना है कहानी में। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यार इसका ये भी तो मतलब है कि OP बराबर है OT के। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो OP OQ के बराबर था और OQ OT के बराबर है, यानी आप ऐसे भी कह सकते हो OP भी OQ के बराबर है, OT भी OQ के बराबर है। तो ये दोनों किसी सेम ही चीज़ के बराबर हैं तो आपस में भी बराबर होंगी, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो जैसे ही इतना हुआ, अब मैं बोल सकता हूँ कि इसका मतलब P जो है वो T से भी रिलेटेड है, और जैसे ही इससे मैंने रिलेट कराया, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब आप एक काम कर सकते हो कि देखो यार, है ना, ये जो था रिलेशन रिफ्लेक्सिव थी, इसको स्टेटमेंट 1 बोल दो, ये जो था इसको स्टेटमेंट 2 बोल दो, और यहाँ पे जो आया इसको स्टेटमेंट 3 बोल दो। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 से, है ना, मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3। ठीक है, 1, 2, 3 से, ठीक है, जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो भाई, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, वही रिलेशन क्या कहलाती है, इक्विवेलेंस कहलाती है। ठीक है, तो बस ये हो गया, क्योंकि ये तीनों है इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन है ये। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था भाई। एक चीज और पूछी थी इस क्वेश्चन में, वो क्या पूछा था, यहाँ से देखो। ठीक है, सेकंड पोर्शन पे आते हैं, इसको मैं एक बार जो हाईलाइट किया इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो सेकंड पोर्शन में क्या बोला है हमसे कि भैया इक्विवेलेंस प्रूफ कर दो फॉर दैट, मतलब इसके बाद, सो दैट दिस सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P, P ओरिजिन नहीं है, याद रहे। ठीक है, इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर। ओरिजिन को ही क्या बोलेंगे, सेंटर। कहने का मतलब क्या है कि P से जितने भी पॉइंट रिलेटेड होंगे, ओरिजिन को हटा दो अभी, है ना, P ओरिजिन पे नहीं है मतलब। ठीक है, P से जितने भी पॉइंट रिलेटेड होंगे सब मिलके क्या बना रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं। ऐसा सर्कल बना रहे हैं जिनकी परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस P से ही होके जाती है। अब ये आपको हो सकता है देखने में अजीब लग रहा हो, बट अगर आपको सर्कल की डेफिनेशन पता है ना, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ यार ये तो हो गई होगा, होना ही चाहिए। क्यों, देखो सर्कल की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी है, पहले वो देखो। जो एक चैप्टर था अपने में कॉनिक सेक्शन क्लास 11th में, उसमें हमने सर्कल की डेफिनेशन पढ़ी थी, वृत्त किसे कहते हैं, सर्कल किसे कहते हैं। तो वृत्त क्या होता है, अगर आपको ये किसी को समझाना हो या सर्कल क्या होता है ये समझाना हो, तो आप बोलोगे कि सर देखो एक प्लेन लो या 2D ले लो, कोई भी 2 डायमेंशन, उसमें एक पॉइंट फिक्स कर दो। ये मैंने कोई पॉइंट फिक्स कर दिया, ठीक है, इस केस में ये पॉइंट ओरिजिन है यानी कि O है। ठीक है, मूल बिंदु। अब आपको क्या करना है कि आपने कोई दूसरा पॉइंट कहीं भी फिक्स कर दिया, मान लो ये पीला वाला पोर्शन जो बना रहा हूँ, ये कोई भी पॉइंट P कहीं भी फिक्स कर दिया भैंस के कहीं भी। ठीक है, अब आप देखो O से P की दूरी क्या है ना, O से P की दूरी क्या है, जितनी O से P की दूरी है, अब आप और बहुत सारे बिंदु लो, मान लो मैंने एक बिंदु यहाँ पे लिया Q, है ना, फिर मैं देखा उतनी ही दूरी यहाँ पे आ रही है, मान लो अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर आएगी इस फिक्स पॉइंट से। अब आप ऐसे कितने बिंदु खोज सकते हो, खोजते जाओ, जैसे जैसे इन बिंदुओं की संख्या ज़्यादा होगी आपको नज़र आता जाएगा। बिंदु हमेशा उतनी ही दूर पे लेने हैं, इससे जो फिक्स पॉइंट है इससे बराबर बराबर दूरी पे लेने। एक बिंदु ये लिया, इसकी दूरी भी वहाँ से 5 सेंटीमीटर, मान लो इसकी दूरी 5 सेंटीमीटर, इसकी दूरी 5 सेंटीमीटर, इसकी दूरी 5, है ना दूरी कम करनी है ना ज़्यादा करनी है। जैसे जैसे आप ऐसे बहुत सारे बिंदु लेते जाओगे आपको नज़र आते लग जाएगा कि भाई देखो एक सर्कल बन के तैयार हो रहा है। क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है। इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है ना, ये इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है भैंस की आंख, ये इस पे आप कोई भी पॉइंट ले लोगे उसकी इस फिक्स पॉइंट से, जो कि ओरिजिन बोला है इस केस में अपने क्वेश्चन में, है ना, इस फिक्स पॉइंट से दूरी बराबर आ रही है किसी भी और अगर पॉइंट की ओरिजिन से दूरी देख रहा हो उसके, है ना। तो यहाँ पे हमने याद करो क्लास 11th में पढ़ा था कि जो ये फिक्स पॉइंट है इसी को बोला जाता है सेंटर, याद करो। ठीक है, ये सेंटर, ठीक।
और यहाँ पर ये जो सभी पॉइंट्स ये मिलके जो बनाते हैं, ये सर्कल का क्या होता है, सरकमफ्रेंस। और जो फिक्स दूरी होती है ये, है ना, यानी कि ओपी वो रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि भाई देखो, अब आप समझना, P से कौन कौन से, जैसे P है यहाँ पे, Q है यहाँ पे, T है, ऐसे जो भी पॉइंट्स रिलेटेड होंगे, है ना, P से, जाहिर सी बात है वो इस ओरिजिन से उतनी ही दूरी पे होंगे जितने पे P है। मतलब P से वही पॉइंट तो रिलेटेड होंगे ना भाई। P से अगर Q रिलेटेड था तो O की P से दूरी, O की Q से दूरी बराबर थी। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा बस ये लिखेंगे कि जितने भी पॉइंट P से रिलेटेड हैं उन सभी की ओरिजिन से उतनी ही दूरी है जितनी ओरिजिन से P की दूरी है ना। इसका मतलब कि वो सभी पॉइंट एक सर्कल ही बना रहे हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे हेयर ऑल पॉइंट्स related to P have distance from origin इक्वल टू OP। ठीक है, मतलब जितने भी पॉइंट्स रिलेटेड हैं P से उन सभी के पास जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो OP के ही बराबर है ना। इसका मतलब दे फॉर्म a circle with center O and radius equal to OP, है ना। and this circle passes from P, और ये सर्कल P से ही तो पास करेगा ना भाई, मैंने आपको दिखा दिया बना के। ठीक है, ये हमें दिखाना था, तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं जरा अगले क्वेश्चन की। आप देखो जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया, इसको जरा ध्यान से देखना। इसमें क्या है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज आर इज इक्वल टू T1 इज रिलेटेड टू T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, पहले इसकी बात करते हैं इतने की, फिर आगे जो है ना आगे वाला पोर्शन है बाद में देखेंगे। तो देखो यार, ठीक है, जो रिलेशन है ना, वो डिफाइंड कहाँ पे है, इन सेट ए। सेट ए क्या है, जो कि सभी ट्रायंगल का सेट है। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से कि भैया यहाँ पर जो रिलेशन है वो इन सेट ए डिफाइंड है, यानी फ्रॉम सेट ए टू ए। ठीक है, वेयर सेट ए क्या है, सेट ए है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है, अब रिलेशन की डेफिनेशन किस तरह से दी गई है भाई, रिलेशन को डिफाइन किया गया है कि कोई ट्रायंगल T1 किसी दूसरे ट्रायंगल T2 से, है ना, रिलेटेड होगा कब, जब T1 सिमिलर रहा हो T2 के। ठीक है, अब हम पहले अगर बात कर लें रिफ्लेक्सिविटी की, तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई सेकंड एलिमेंट को भी फर्स्ट से रिप्लेस करके देखोगी क्या कहानी में सब कुछ सही है। तो आप देखोगे अगर मैं T2 को T1 से रिप्लेस कर दूंगा तो नजर आएगा T1 इज सिमिलर टू T1। आप बोलोगे यार सेम ट्रायंगल खुद के तो सिमिलर होगा ही ना। ठीक है, दुनिया में बल्कि कोई भी चीज़ खुद जैसी तो होगी। ठीक है, तो ट्रायंगल भी, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हाँ यार ये तो काम बन जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, यहाँ से मैं बोलूँगा कि भाई फॉर ऑल T जो कि ट्रायंगल है इस सेट ए में, है ना, पक्की बात है कि जो T होगा वो खुद के सिमिलर तो रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब क्या कि कोई भी ट्रायंगल T खुद से ही रिलेटेड हो जाएगा बहुत प्यार से। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। यहाँ तक बात समझ में आई कि ये रिफ्लेक्सिव क्यों है ना, यहाँ तक बात समझ में आई कि ये रिफ्लेक्सिव क्यों है। जरा इसको साइड कर देते हैं और आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। अब आगे यहाँ से देखना, ठीक।
पीले कलर से जो मैं लिख रहा हूँ ये अगला पोर्शन है। ठीक है, अब मान लेते हैं लेट T1 रिलेटेड है T2 से। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है भैया सीधी सीधी बात है, T1 सिमिलर रहा होगा T2 के, तभी तो रिलेटेड होगा ना। डेफिनेशन देख लो। इसका ये भी मतलब है कि अगर T1 T2 के रिलेटेड है, हमें तो उल्टा चाहिए ना, T2 T1 से रिलेटेड होगा। अगर ऐसा है तो मैं बोल सकता हूँ, मतलब T1 अगर T2 के सिमिलर है तो T2 T1 के सिमिलर होगा, तो इसका मतलब बोल सकता हूँ T2 इज रिलेटेड टू T1। इसका मतलब क्या हो गया? रिलेशन इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब सिमेट्रिसिटी भी आ गई है, तो ट्रांजिटिविटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिविटी के लिए आपको क्या चाहिए? आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई मान लेते हैं T1 T2 रिलेटेड है, मतलब रिलेशन में है, एंड T2 T3 भी रिलेशन में है ना। अब हमें T1 T3 लाना है, तो उसके लिए हम डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे कि भाई देखो T1 T2 से रिलेटेड होगा, इसका मतलब ये सिमिलर है, एंड T2 T3 है, मतलब T2 सिमिलर है T3 के। इसका एक ये मतलब भी है कि जो T1 है वो T3 के भी सिमिलर होगा। कैसे भाई? देखो 1 2 के सिमिलर है और जो 2 है वो 3 के सिमिलर है, मतलब ऑटोमेटिकली 1 3 के सिमिलर हो गया। ठीक है, इसका मतलब है T1 T3 जो है ये रिलेशन में है। अब आप अगर देखोगे तो T1 T2 अगर रिलेशन में था और T2 T3 रिलेशन, मतलब दोनों थे, तो इन्होंने इम्प्लाई कर दिया कि T1 T3 भी है। इसका मतलब क्या? रिलेशन इज ट्रांजिटिव। रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव है ना। अब अगर मैं बोलूँ इसको स्टेटमेंट 1, इसको बोलूँ स्टेटमेंट 2 और इसको बोलूँ स्टेटमेंट 3, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 से इक्विवेलेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, रिलेशन सिमेट्रिक है, रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब है ना, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम स्टेटमेंट 1 2 एंड 3 रिलेशन इज इक्विवेलेंस। ठीक है, रिलेशन इक्विवेलेंस कैसे है ये आपको समझ में आया होगा यहाँ से। अब हमें अगले वाले पोर्शन पे मूव करना है। अगले पोर्शन में क्या कह रहा है? कंसीडर दी 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स T1 विथ साइड 3 4 5, T2 विथ साइड 5 12 13 एंड T3 विथ साइड्स 6 8 एंड 10, विच ट्रायंगल्स अमोंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड। है ना। देखो यहाँ पे करता हूँ मैं इसको, यहाँ पे 3 तरह के ट्रायंगल दिए गए, मतलब 3 ट्रायंगल दिए गए हैं, तीनों राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लो ये है पहला ट्रायंगल, ठीक है, ये है दूसरा ट्रायंगल और ये है तीसरा ट्रायंगल। क्लियर होगी बात? मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ इनको। पहला जो ट्रायंगल है इसको T1 बोल देते हैं, जो दूसरा ट्रायंगल है इसको T2 बोल देते हैं, ट्रायंगल T2, और जो तीसरा है उसे बोलते हैं त्रिभुज तीसरा यानी कि T3। ठीक है, अब इसकी साइड कितनी है? 3 4 5, है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगला कितना है? 6 8 10 था ना शायद, नहीं ये था 5 12 13, है ना। सेकंड वाला क्या था? 5 सेंटीमीटर मान लो, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, कुछ भी हो मतलब। ठीक है, अगला था 6 8 10, थर्ड वाला। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि कौन सा आपस में रिलेटेड है। ये सारे राइट एंगल ट्रायंगल ही हैं भाई। ठीक है, तो देखो सिमिलरिटी के क्राइटेरिया आपने पढ़े हुए हैं, मैं वो तो सारा रिवाइज नहीं कराऊंगा, बट यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि साइड वाला आराम से इसमें और इसमें लग जा रहा है। ठीक है, कैसे? देखो इसकी साइड ये 3 का डबल है ये वाली साइड यानी 6, यानी इनका रेशो आ जाएगा 1/2। ऐसे देखोगे 4 का डबल है 8, यानी इसका रेशो भी 1/2 ही आ जाएगा मतलब। और ये 5 का डबल है यानी कि ये 5/10, है ना, T1 एंड T3। ठीक है, तो ये बराबर है भाई, ये सब बराबर है। इसका मतलब क्या कि T1 सिमिलर है T3 के, है ना, फ्रॉम एस क्राइटेरिया, साइड क्राइटेरिया पढ़ा आपने सिमिलरिटी का, तो T1 T3 के सिमिलर है। लेकिन अगर इन दोनों की बात करोगे तो, है ना, कहीं से भी आप रेशो देख लो, है ना, जैसे ये इसका 3 गुना है,
लेकिन इसका ना ये 3 गुना है, वो 3 गुना भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं हो पा रहा है ना, ऐसा कुछ आपको मिल नहीं रहा। ठीक है, जैसे ये 5 का 1 गुना है तो फिर ये 4 का 1 गुना नहीं है, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं मिल रहा साइड वाला। और एंगल साइड एंगल वगैरह तो कुछ आप लगा नहीं पा रहे, है ना, या फिर कोई और क्राइटेरिया तो आप लगा नहीं पा रहे। तो मतलब ये है T1 इज सिमिलर टू T3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब T1 इज रिलेटेड टू T3, T1 इज रिलेटेड टू T3 है भाई, यहाँ पे बस ये रिलेशन में है, बट है ना T1 T2 रिलेटेड नहीं है। ऐसे ही T2 T3 में भी आप देख लोगे, ठीक है, हो रही क्या कुछ नहीं, T2 T3 भी रिलेटेड नहीं है। तो हमसे पूछा था किससे रिलेटेड, तो हम बोलेंगे T1 T3 से रिलेटेड, यही बस ये आगे बात समझ में। इतना आ गया है तो आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसकी बात भी कर ही लेते हैं लगे हाथ। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखो भाई, है ना, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज आर इज इक्वल टू पॉलीगन 1 पॉलीगन 2 यानी P1 P2, है ना, जहाँ पर P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले यहीं तक रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, पहले इतनी बात कर लेते हैं, है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक रिलेशन है जो डिफाइंड है सेट ए में, मतलब रिलेशन इज फ्रॉम ए टू ए, है ना, वेयर ए क्या है भाई, ये आपको देखना पड़ेगा, वेयर ए क्या है, ए है एक सेट यानी समुच्चय, सेट है, सेट को हिंदी में समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, सेट है ऑफ ऑल पॉलीगन, सेट ऑफ, है ना, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। ठीक है, यह क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। डिफाइंड कैसे है रिलेशन अपनी, रिलेशन डिफाइंड कैसे है भाई, रिलेशन डिफाइंड इस तरह से है कि पॉलीगन 1 यानी P1 पॉलीगन 2 यानी P2 से रिलेटेड होगा अगर P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, है ना, अगर P1 एंड P2 हैव सेम नंबर्स ऑफ साइड्स। ठीक है, तो पहले हमें क्या देखना है, रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है ना भाई, करना तो हमें इक्विवेलेंस है, लेकिन उसके लिए रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया कि सेकंड एलिमेंट को 1 से रिप्लेस कर दो, यानी P2 को अगर मैं P1 से रिप्लेस करूँ तो देखूंगा मैं कि क्या काम बन रहा है क्या। तो जैसे ही मैंने अगर P1 लिख दिया तो क्या P1 के सेम नंबर ऑफ साइड होंगी, हाँ, यानी कि कोई भी पॉलीगन है, मान लो ये पेंटागन है तो ये भी पेंटागन होगा, क्योंकि ये सेम ही चीज़ लिख दिया, तो दोनों के पास 5-5 साइड। अगर ये ट्रायंगल है तो वो भी ट्रायंगल होगा, तो दोनों के पास 3-3 साइड, मतलब सेम चीज़ होगी तो नंबर ऑफ साइड तो बराबर होगा खुद के। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं भैया फॉर ऑल पॉलीगन्स P जो कि बिलोंग करता है सेट ए में, है ना, मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ साइड P के पास जो है वही P के पास होंगी, है ना, या फिर आप दोनों जगह P लिख दो या P1 लिख दो, कुछ भी लिख दो यार, है ना। तो मैंने क्या बोला कि भाई दोनों जगह सेम ही चीज़ लिख दिया बस मैंने, है ना, आप चाहो तो दोनों जगह 1-1 लिख दो, फिर आप यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। खैर मैं 1 नहीं लिख रहा, जनरली P लिख रहा हूँ। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो वैसे तो। बोलूँगा P एंड P हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, है ना, इसका मतलब क्या, इसका मतलब P, P हमेशा रिलेशन में आएंगे। इसका मतलब क्या, इसका मतलब रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है। यहाँ तक बात समझ में आई कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव कैसे है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, है ना। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी जगह बनाता हूँ यार, ऐसे तो जगह बच नहीं रही है, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ और बोलता हूँ चलो यहाँ से, ठीक है यहाँ, और फिर इसको यहाँ, और फिर इसको यहाँ। अब देखो, अब मैं बोलूँगा चलो सिमेट्रिसिटी चेक कर लेते हैं। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा लेट P1 रिलेटेड है P2 से। ठीक है, अगर ये रिलेटेड है तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। पक्की बात है कि अगर ये रिलेटेड है तो ये रहा होगा। ध्यान से देखो, ये पीले वाला पोर्शन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है,
अब इसका एक और मतलब है ना, इसका एक और मतलब है कि अगर P1 P2 के पास सेम नंबर ऑफ साइड है, यानी जितनी नंबर ऑफ साइड P1 के पास है उतनी ही नंबर ऑफ साइड अगर P2 के पास है। पॉलीगन समझते हो ना भाई, ट्रायंगल हो गया 3 साइड्स होती हैं, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड हो गया, पेंटागन 5 साइड, हेक्सागन 6 साइड, मतलब जितने भी पॉलीगन होते हैं सब ए में। अब ये कोई भी पॉलीगन हो, अगर जितनी साइड इसके पास है उतनी साइड इसके पास है, तो हम इसका उल्टा ही बोल सकते हैं कि जितनी साइड P2 के पास है उतनी साइड P1 के पास होंगी, यानी P2 एंड P1 हैव सेम नंबर्स ऑफ साइड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब हो गया P2 P1 भी रिलेशन में है। P2 है ना, इसको यही लिखता हूँ इसके लेवल पे। ठीक है, इसकी बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या, इसका मतलब अगर P1 P2 रिलेशन में थे तो ये इम्प्लाई हो गया P2 P1 भी रिलेशन में है। इसका मतलब रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिलेशन इज सिमेट्रिक। यहाँ तक बात समझ में आई क्या, सिमेट्रिसिटी तक समझ में आया। ट्रांजिटिविटी की बात करें, अब ट्रांजिटिविटी की बात करें हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, मैंने कहा चलो मान लेते हैं लेट P1 इज रिलेटेड टू P2 एंड P2 इज रिलेटेड टू P3, है ना। अब हमें P1 P3 को दिखाना है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, देखो अगर ये है, पहले इसकी बात कर रहा हूँ मैं, P1 रिलेटेड टू P2 है, इसका मतलब P1 एंड P2, ठीक है, इसका मतलब P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। है ना, इसका मतलब एक और देखो, इसका मतलब तो ये आया, और इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब आएगा P2, है ना, यहाँ एंड लिखना ज़्यादा सही रहेगा, एंड P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। है ना, इसका मतलब है कि भैया P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। देखो ना, ध्यान से देखो, जितनी साइड P1 के पास उतनी ही P2 के पास, और जितनी P2 के पास है उतनी ही P3 के पास है, मतलब सबके पास सेम ही है यार, यानी कि P1 P3 के पास भी होंगी। अगर आपको ऐसे नहीं समझ, एग्जाम्पल ले लो, मान लो P1 के पास 5 साइड्स हैं तो P2 के पास भी 5 है। अब अगर P2 के पास 5 है तो उतनी ही P3 के पास भी, यानी P3 के पास भी 5 है, मतलब 1 के पास भी 5, 3 के पास भी 5, हमें 1 3 से मतलब है, तो दोनों के पास फिर से बराबर आ गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब P1 P3 ये रिलेट कर जाएंगे, अब उसमें रिलेशन में होंगे, है ना। इसका यही तो मतलब हुआ, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो अगर मैं इसको स्टेटमेंट 3 बोल दूं और इससे पहले जो था इसको स्टेटमेंट 2 बोल दूं, और इससे भी पहले जो था इसको स्टेटमेंट 1 बोल दूं, तो स्टेटमेंट 1 में देखोगे रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, 2 में देखोगे रिलेशन सिमेट्रिक है, और 3 में देखोगे रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ फ्रॉम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स 1 2 एंड 3, क्या रहेगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। रिलेशन इज इक्विवेलेंस, रिलेशन इज इक्विवेलेंस। रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है अगर आपको, तो अब आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसकी बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड 3 4 एंड 5, है ना। तो हम बोलेंगे सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। अब मैं लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ, इज रिलेटेड टू गिवन ट्रायंगल। ठीक है, अरे यार एक बात बताओ, कोई भी पॉलीगन P1 किसी दूसरे पॉलीगन से कब रिलेट हो रहा है इस रिलेशन में, जब उनकी नंबर ऑफ साइड बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि किसी ट्रायंगल से रिलेटेड, भाई ट्रायंगल की साइड 3 4 5 बताई गई, कुछ भी होगा इसके यहाँ, वो ट्रायंगल अगर बन रहा है तो ट्रायंगल से रिलेटेड कौन होगा, जिसके पास 3 साइड्स, यानी कि
ट्रायंगल ही होगा। यानी कि किसी भी ट्रायंगल से बाकी के सभी ट्रायंगल दुनिया भर में जो बनाए जा सकते हैं सब रिलेट कर जाएंगे, क्योंकि दुनिया भर में आप कोई भी ट्रायंगल उठाओगे उसके पास भी 3 ही साइड होंगी। और जो ट्रायंगल हमें दिया गया है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी साइड 3 4 5 बता रहे हैं, मेजरमेंट है उनका वो, तो उसके पास भी 3 ही साइड है भाई। तो मतलब क्या कि उससे सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल रिलेट कर जाएगा, क्योंकि दोनों के पास सेम नंबर ऑफ साइड्स होगी, ठीक है, जो कि है 3 साइड्स। चलो ये भी आ गया है अगर आपको। तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है लेट एल बी दी सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी दी रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू L1 L2 L1 इज पैरेलल टू L2 सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले यहीं तक बात कर लेते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगी कैसे, फिर आगे हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो रिलेशन है आर वो कहाँ पे डिफाइंड है, एल में डिफाइंड है, यानी L टू L है। रिलेशन इज फ्रॉम L टू L। L क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। याद रहे आपको कि वेयर L क्या है, L है सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है भाई। अब हम क्या बोलेंगे, ध्यान से देखना, है ना, 3D की बात नहीं कर रहे, 2D में ये सब कुछ, है ना। 3D वाले कॉन्सेप्ट बीच में मत लाना भाई अभी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, देखो रिलेशन किस तरह से डिफाइन की गई है कि यहाँ पर एक लाइन L1 किसी दूसरी लाइन L2 से रिलेटेड होगी, कब, जब L1 इज पैरेलल टू L2। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम क्या बोलेंगे यार, रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं पहले। तो उसके लिए L2 को भी L1 से रिप्लेस कर दो, तो L1 हमेशा L1 के पैरेलल होता है भाई, मतलब हो जाएगा, ये कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हम क्या बोलेंगे, फॉर ऑल लाइन L1 जो कि सेट L में है, हम कह सकते हैं L1 खुद के ही पैरेलल होगा, हर लाइन खुद के ही पैरेलल होती है। इसका मतलब L1 इज ऑलवेज रिलेटेड टू L1, ठीक है। इसका मतलब क्या, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन क्या है, रिलेशन जो है भाई साहब रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिसिटी की बात करूं क्या, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, L1 L2 बिलोंग्स टू R हमने ऐसा मान लिया है ना। हमें इसका उल्टा लेके आना है, लेकिन उल्टा कैसे लाएंगे, इसकी डेफिनेशन का यूज़ करके। अगर L1 L2 रिलेशन में है तो ये तभी रहा होगा जब L1 पैरेलल रहा हो L2 के। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो इसका मतलब है L2 भी पैरेलल रहा होगा L1 के। और अगर ऐसा है तो भैया सीधी सीधी बात है कि L2 L1 कहाँ आ गए हैं, रिलेशन में। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। रिलेशन इज सिमेट्रिक। रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। अब बात कर लेते हैं जरा ट्रांजिटिविटी की, है ना। किसकी बात कर लेते हैं, ट्रांजिटिविटी की। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि चलो ठीक है, मान लिया L1 L2 रिलेशन में है एंड L2 L3 भी रिलेशन में है। क्या ये वहाँ तक आ रहा है कैमरे में, ठीक है, वैसे तो आ रहा है, जैसे करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या है, L1 L2 रिलेशन में है तो L1 पैरेलल है होगी L2 के, तभी ऐसा हो सकता है। एंड L2 L3 है तो ये तभी हो सकता है जब L2 पैरेलल रहा हो L3 के। यहाँ तक बातें क्लियर अगर हो रही हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि देखो भाई इसका मतलब है L1 इज पैरेलल टू L3। L1 इज पैरेलल टू L3 क्यों, क्योंकि कोई लाइन L1 है जो L2 के पैरेलल है, L2 है L3 के पैरेलल, तो L1 भी तो L3 के पैरेलल होगा ना, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हमने बचपन में पढ़ा था, है ना, 6ठी 7वीं में पढ़ाया जाता है आपको ये, कि देखो जो दो लाइन किसी एक ही लाइन के पैरेलल हो आपस में पैरेलल होती हैं। तो L1 भी L2 के पैरेलल है, L3 भी L2 के पैरेलल है, L1 और L3 दोनों ही L2 के पैरेलल है, तो आपस में पैरेलल होंगी। आप ये कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया L1 L3 रिलेटेड है, या फिर L1 L3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब हो गया रिलेशन इज ट्रांजिटिव। रिलेशन क्या है, रिलेशन इज
ट्रांजिटिव, रिलेशन ट्रांजिटिव है ना, रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है भाई, है ना। अब फिर से यार आप समझ जाओगे रिलेशन, है ना। फाइनली हम बोल सकते हैं फ्रॉम स्टेटमेंट 1 2 3, आप नंबरिंग कर लेना यार, है ना। सो फाइनली हम बोल सकते हैं, सो रिलेशन इज इक्विवेलेंस, रिलेशन इज इक्विवेलेंस, रिलेशन क्या होगी, इक्विवेलेंस होगी। अब हमसे क्या बोला गया था इसके बाद वाले पार्ट में, सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद फाइंड दिस सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि मैंने कहा गिवन लाइन जो है, गिवन लाइन क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस 4, है ना। अब यहाँ से, है ना, इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप यानी कि m क्या होगा भाई, m हो जाएगा 2। कैसे सर, है ना। इसको अगर मैं कंपेयर करूँ, है ना, मैं इसको अगर कंपेयर करूँ, आपको याद आ रहा होगा क्लास 11th का चैप्टर स्ट्रेट लाइंस, कंपेयर विद y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m की जगह क्या है भाई, 2 है। x का कोफिशिएंट जो है उसे हम इस फॉर्म में लिखा हो तो स्लोप बोलते हैं, तो m की वैल्यू 2 है। और हमें पता है कि कोई भी लाइन, कोई भी दो लाइन किसी प्लेन में अगर उनका स्लोप क्या है, आपस में बराबर है, तो पैरेलल ही होंगी। हमें किसी प्लेन की बात करनी है, खैर ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हालांकि 3D में भी कॉन्सेप्ट काम करेगा, बट उसको सोचने का तरीका बस थोड़ा सा बदल जाएगा, बट अभी 2D में रहो। हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे सो सेट ऑफ ऑल लाइन्स, सेट ऑफ, है ना, या फिर यूँ लिख दो, इसको अच्छा रहेगा लिखना, यहाँ पे लिखो we know that parallel lines have equal slope, पैरेलल लाइंस के पास क्या होता है, इक्वल स्लोप होता है ना। सो set of lines with slope is equal to 2 will be related to given line, and that is, वो क्या होगा, y is equal to m x प्लस सी था, यानी कि y इक्वल टू m की जगह 2 रख दो, बस इसकी जगह क्या रख दो 2, यानी कि 2x प्लस सी, कुछ भी हो सकता है, जहाँ पे c क्या है, कोई भी रियल नंबर, है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ये है वो सेट भाई। इन सभी का स्लोप देखो 2 आ रहा है, इन सभी का स्लोप कितना आ रहा है भाई, 2 आ रहा है। c बदलते रहो, अलग अलग लाइन मिलती रहेगी, यानी ये असलियत में पूरा सेट ऑफ लाइन्स ही है, क्योंकि सी रियल नंबर को बिलोंग करता है भाई। इनफाइनाइट लाइन मिल जाएंगी यहाँ पे, सबका स्लोप 2 ही होगा, और सब इससे रिलेट कर जाएंगी जो हमें गिवन था, ठीक है, क्योंकि पैरेलल होना चाहिए ना रिलेट करने के लिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसकी। देखो क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखना, MCQ है तो मैं डायरेक्ट यहीं पे कर दे रहा हूँ, पूरा प्रोसीजर नहीं दिखा रहा आपको। कह रहा है आर बी रिलेशन, आर क्या एक रिलेशन है इस सेट में भाई, है ना, गिवन बाय दिस, आर के अंदर ये एलिमेंट आते हैं, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं करेक्ट आंसर चूज करो, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के ऊपर ही खेल रहे हैं यहाँ पे। तो हम एक काम करते हैं ना, एक एक करके चेक ही कर लेते हैं। यहाँ पे 1 है तो रिफ्लेक्सिव देखते हैं पहले, उसके लिए 1 1 होना चाहिए था, है 2 2 होना चाहिए था, है 3 3 होना चाहिए, है 4 4 होना चाहिए, है। तो मतलब रिफ्लेक्सिव तो है, मतलब ये रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव तो है। चलो अब सिमेट्रिक भी ढूंढ लेते हैं, है ना, सिमेट्रिक भी देख लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा सर, ठीक है, सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, है ना, सिमेट्रिक है कि नहीं, उल्टा होना चाहिए। तो 1 1 का उल्टा तो 1 1 ही होता है, 2 2 का 2 2 होता है, 3 का 3 3 ही होता है, 4 का 4 4, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा यहाँ पे आते हैं, 1 2 है तो क्या 2 1 है क्या, इसका उल्टा 2 1 नहीं है भाई, एक ही मिल गया, नहीं है तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, सिमेट्रिक तो नहीं है। जरा इतने से देखते हैं क्या काम बन रहा है हमारा, ट्रांजिटिविटी चेक करने की जरूरत भी ना पड़ेगी, आप देखते हैं जरा। देखो ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन वाला, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए सब कुछ होना चाहिए था, है ना। और यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे आपको पता है सिमेट्रिक नहीं है भाई, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस कैसे होगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है आ रहा है, जबकि यहाँ बोल रहा है आर इज सिमेट्रिक, तो आर इज सिमेट्रिक वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब 2 ही ऑप्शन बचे यहाँ पे,
एक में बोल रहा है नॉट सिमेट्रिक, जबकि ये सिमेट्रिक नहीं है, तो ठीक वाली बात लग रही है ना। और एक में कह रहा है सिमेट्रिक है, इसमें भी कह रहा है सिमेट्रिक है नहीं, ये भी कैंसिल हो गया। रिफ्लेक्सिव है ना, यहाँ पे बोला रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। देखो नॉट सिमेट्रिक तो हमने चेक कर लिया है, अब ट्रांजिटिव है कि नहीं हमने चेक नहीं किया, बट फिर भी हम बोलेंगे यही ऑप्शन सही होगा। क्यों भाई, 4 ही ऑप्शन थे, सारे हट चुके हैं यार, यही तो बचा, बिना उसको चेक किए भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। अगला क्या है, अगला कह रहा है आर कोई रिलेशन है सेट एन में नेचुरल नंबर में जिसमें ए बी रिलेट करता है ए बी से, ए बराबर बी माइनस 2 है। ए क्या है, बी से 2 कम है, और जो बी है वो 6 से बड़ा होना चाहिए भाई, बी 6 से बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यार, ठीक है, अब देखो हमें करेक्ट आंसर चुनना है, तो हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सिंपली आप यूँ कह सकते हो कि ये देखो बी 6 से बड़ा है, तो देखो इसमें पेयर में ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, इसमें बी 6 से बड़ा ही नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, ए और बी के बीच में 2 का अंतर है, बी से 2 कम होना चाहिए, ए क्या ना चाहिए, बी से 2 कम, तो बी से 2 कम है क्या, ए नहीं है भाई, यहाँ पे नहीं, एक है ऑप्शन भी कैंसिल। यहाँ पर देखो बी 6 से बड़ा है और बी से 2 कम कर दो, 8 में से 2 गया 6, यानी ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ये देख लोगे तो वैसे भी गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये इससे 2 कम नहीं है, 2 का अंतर नहीं है, तो ये आ गया सीधा सीधा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी समझ में आ गया होगा ना, ये सभी नेचुरल नंबर में, ये सभी समझ में आ गया होगा क्योंकि नेचुरल नंबर में डिपेंड था। तो ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर से कह रहा हूँ, जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी मेरे भाई, है ना। पीडीएफ कहाँ पे मिल जाएगी आपको, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो एक बार टेलीग्राम पे जाना, ठीक है, एक बार टेलीग्राम पे जाना और वहाँ पे सर्च कर लेना, ठीक है, @AKSTD+ PDF मिल जाएगी। और क्लास 12th में पूरी मैथ्स हम पढ़ेंगे। टाइमिंग में फिर से बता देता हूँ, है ना, हर MWF में, एवरी MWF यानी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आपको शाम को 8 बजे न्यू लेक्चर मिल जाया करेगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतने, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।